जी, आज तो दुनिया आपको जानती है एज एन ओरेटर, एज ए राइटर, लेकिन मैंने सुना कि बचपन में पिताजी से बहुत पिटाई होती थी आपकी। सही है, सही है। बचपन में तो बहुत पिटाई मिली। किस लिए? अरे गलतियां तो करते रहते थे, ज़्यादा बोलते थे, सुनता नहीं था। 5.5 साल 6 साल की उम्र में आप 4th ग्रेड में एडमिशन लेने पहुंच गए थे। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया 5 साल में, क्योंकि मेरे दो बहन के जन्म हुए थे। माँ कह रही थी कि आई कांट मैनेज 3, ये तो यहाँ ट्विन्स के जैसे मेरे हाथ पड़े और ये बहुत जैसे आपने कहा बहुत शरारती दिखा रहे हैं, इनको भेज दो बोर्डिंग स्कूल। एंट्रेंस एग्जाम में मेरे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो 5 साढ़े 5 साल में मैं 3rd ग्रेड में पहुँच गया। और वो तो बड़ी गलती की मेरे मेरे एडमिशन करते हुए, क्योंकि जब मेरे क्लास में सारे 8 साल के जन्मदिन को मतलब मना रहे थे, मैं 6 साल बन रहा था। और इसमें तो नेचुरली इमोशनली ये ठीक नहीं चला। मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं, मैं स्वास्थ्य वैसे बचपन से मुझे ये ब्रोंकाइल एज़मा का प्रॉब्लम था, और उस ज़माने में ना कोई इन्हेलर्स थे, ना कोई नेबुलाइज़र वगैरह। अगर आपको सांस नहीं मिल रहे थे तो बस सफ़र करना पड़ा। तो बहुत बहुत टाइम स्कूल के अस्पताल में, स्कूल के इन्फर्मरी में गुजरने के बाद वो स्कूल ही कहा मम्मी डैडी को, देखिए ये बच्चों को वापस ले लीजिए। लेकिन मैं पूरी परीक्षा पास किए थे, थर्ड स्टैंडर्ड के सारे एग्ज़ाम्स पास करने के बाद मैं सोचा कि हाँ क्यों नहीं 4th स्टैंडर्ड में अप्लाई करें। बॉम्बे वापस पहुंच के, मेरे पिताजी माताजी बॉम्बे में रहते थे, लेकिन वहाँ का स्कूल परीक्षा पास होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम 6 साल के लड़की को कभी भी 4th ग्रेड में नहीं ले जाएंगे, लेट हिम रिपीट द 3rd ग्रेड। इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद दिमाग इतना तेज कैसे था? वो तो भगवान से पूछना पड़ेगा। जब मेहमान घर में आते थे, जैसे बच्चों से कहते हैं पोएम सुनाओ, आपसे कहते थे अंग्रेजी बोल के सुनाओ। ये तो ज़रा मजाक उड़ाने के लिए कहा था। और हर बार हर साल क्लास में फर्स्ट आते थे। ये सही है, सिर्फ 1 साल ये नहीं हो पाया, और 8th स्टैंडर्ड में 3rd आया था, और बहुत दुखित बात थी घर के अंदर। मातम मना रहे थे घर में कि हाँ थर्ड हाँ आए। बिल्कुल ऐसे ही लगा, जैसे कि कोई देहांत हुआ था घर परिवार के अंदर। कोई मुझे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक आपको था, उससे बहुत नॉलेज मिली। पिताजी न्यूज़पेपर्स के लिए ही काम कर रहा था। वो स्टेट्समैन का बॉम्बे मैनेजर था। सुबह उठ के बॉम्बे शहर के सारे अखबारों को चाय के साथ वो पढ़ते थे, और मुझे 6-7 साल से ही मुझे उनके साथ बिठाया। तो बहुत छोटे उम्र से मुझे ये आदत पड़ी कि सुबह उठ के चाय पीना है और अखबार पढ़ना है, और फिर शाम को दूसरे शहरों के अखबार हवाई जहाज़ में आते थे, और वो भी पिताजी वापस घर लेके आते थे। तो मैं सुबह 5-6 पेपर पढ़े, शाम को 4-5 दूसरे पेपर पढ़े। मैगजीन्स भी आते थे घर पे, और वैसे भी उस ज़माने में ना टेलीविज़न थे, ना निंटेंडो, ना प्ले स्टेशन, ना मोबाइल फ़ोन, तो किसी दूर की सोच भी नहीं थे। तो इसलिए मैं क्या कहूँ, पढ़ने वाला बन गया। आज जो लोग देखते हैं ये ज्ञान इतना देते हैं लोगों को, इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, इतनी नॉलेज है, ये बचपन से ही शुरू हो गया था काम। मेरी आदत ये भी थी कि मैं कोने में बैठ के किताब पढ़ना खुश था। कहीं और माता पिता मुझे कहीं ले गए तो भी मैं दूसरों से बात करने के अलावा कोने में बैठा था। पिताजी को ये नहीं पसंद था। उसने कहा कि देखो, ज़िंदगी में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना बड़ी ज़रूरी है, ये कोने में बैठ के किताब पढ़ना नहीं चलेगा। उसके लिए भी शायद मुझे पिटाई मिली है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम स्कूल में डिबेटिंग, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, स्पीच कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट, ये सब में शामिल हो जाओ। और जब मैं 10 साल का था, वो मशहूर थिएटर पर्सनैलिटी जो पर्ल पदमसी, वो मेरे स्कूल में ड्रामा क्लास शुरू की। तो उनका प्रथम विद्यार्थी मैं था, तो थिएटर भी शुरू किए। तो ड्रामा भी बचपन से ही करते हैं। हाँ, ड्रामा भी बचपन से। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बचपन में तो ज़रूर किया। तो क्या चाहते थे फादर मदर, क्या बने? देखिए, सारे मिडिल क्लास परिवार में क्या चाहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बनो। और मैं तो साइंस में मैं फर्स्ट आते रहा, लेकिन मुझे साइंस में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब क्लास 9 में, उस ज़माने में क्लास 9 पे स्ट्रीमिंग करते थे, या ह्यूमैनिटीज़ या साइंस, मैं ह्यूमैनिटीज़ को चुन लिया। और टीचर्स इतने नाराज़ थे, प्रिंसिपल भी, कि मेरे माता पिता को स्कूल पर बुला गया। कहा कि ये हमारे बेस्ट साइंस स्टूडेंट है, ये क्यों साइंस नहीं लेना चाहता, क्यों ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता है। तो मैं पिताजी पूछा, क्योंकि उनका भी सपना था कि ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और मैंने कहा देखिए, मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है साइंस में। तो पिताजी कहा बकवास मत बोलो, तुम तो फर्स्ट आते हो साइंस में।
तो मैंने कहा परीक्षा लिखने में मैं कामयाब हूँ, नेक्स्ट डे में सारे सब कुछ जो कुछ मैं पढ़ा मैं भूल जाऊँगा, लेकिन आप मुझे साहित्य के बारे में या इतिहास के बारे में पूछिए, और जो स्कूल में नहीं पढ़ा मैं बाहर जाके पढ़ चुका हूँ, तो मैं स्कूल से ज़्यादा मैं जानता हूँ, स्कूल टेक्स्ट बुक से ज़्यादा मुझे ये दो सब्जेक्ट्स के बारे में जानूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देन डू व्हाट यू वांट। उस ज़माने में सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस होते थे, हमारे परीक्षा लिखने के बाद पेपर्स को जहाज में कैम्ब्रिज भेजते थे करेक्शन करने के लिए, और उसमें से मुझे जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मिलने, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मुझे मिला था। तो मुझे वेस्ट बंगाल स्टेट से गोल्ड मेडल भी मिले। अगर ऐसे कोई भारतीय गोल्ड मेडल होते तो शायद मुझे भी मिलता, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क मिलना नामुमकिन था। लेकिन मुझे ये सब मैं इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये परीक्षा लिखना उसका मतलब नहीं है कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। मन में क्या रहा जब आप परीक्षा में जो कुछ आप पढ़े हैं वो भूल गए हो, आपके मन में क्या रहा है, दैट इज द मार्क ऑफ योर एजुकेशन। आमतौर पर तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जिसके मार्क्स आए वो इंटेलिजेंट है। आप कह रहे हैं कि नंबर लेने का तरीका मुझे आता था, लेकिन नॉलेज एक्वायर करनी अलग बात है। अलग बात है। और मैं आज भी अगर कोई भी विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिला या टीचर्स से, मैं टीचर से हर समय यही कहता हूँ कि देखिए कभी मत सिखाइए लोगों को क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। आप कहते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, हमारे लेक्चर सुनो, परीक्षा में इसी को आप लिखे रहो। इसमें से मेरे ख्याल में स्पेशली ये 21st सेंचुरी में इसमें कोई फायदा नहीं। ऐसा रहे जैसे मैं 3 इडियट्स के आमिर खान से बात कर रहा हूँ। उस फिल्म की फिलॉसफी भी यही थी, ऑल इज वेल। नहीं जी, वो भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा। ऑल कुड बी वेल अगर आप आपके काम भी किए, पढ़ाई करो, फिर ऑल विल बी वेल। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में भी आप टॉपर थे जी, और आपकी इच्छा थी फॉरेन सर्विस में जाने की। मेरा इरादा यही था, क्योंकि उस ज़माने में भूलिए मत कि अगर आप यूपीएससी परीक्षा में फर्स्ट 10 में नहीं आए, प्रथम 10 रैंक में नहीं आए, आपको फॉरेन सर्विस नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल में अपना जज जो है आज अदालत में, वो कहीं 5वें या भारत में 5th या 6th आए हुए होंगे फॉरेन सर्विस में गुजर जाने, क्योंकि वही सिस्टम था हमारे, इट वाज द एलीट सर्विस। उसके बाद लोग आईएएस के बारे में सोचते थे। मेरा एक सीनियर था जो इतिहास में बहुत बहुत कामयाब था, और उन्होंने एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट स्कूल इंटरनेशनल अफेयर्स में वहाँ अप्लाई किया हुआ था, और उनको नहीं मिला एडमिशन। तो उन्होंने उनका जो कैटलॉग था स्कूल का, डॉग ईयर कैटलॉग, मुझे देखे कहा थरूर यू अप्लाई, मुझे नहीं मिला, तुमको मिलना चाहिए। मैंने अप्लाई किया और मुझे एडमिशन भी मिला और स्कॉलरशिप भी मिला। तो मैंने कहा देखिए फॉरेन सर्विस का परीक्षा तो वापस आके लिख सकता हूँ, लेकिन जाके देखें अगर कोई भी मिसचांस से मैं फॉरेन सर्विस में शामिल नहीं हुआ तो एटलीस्ट विदेश तो देखे होंगे। आप शायद आपको पता नहीं कि विदेश जाना बहुत बहुत कठिन बात थी उस ज़माने में। उफ, बहुत बहुत कठिन। पहली बात यह है कि यू कुडंट अफोर्ड इट, तनख्वाह तो बहुत छोटे थे सब लोगों का। मुझे एक्चुअली एयर इंडिया का टिकट खरीदने के लिए भी मुझे लोन लेना पड़ा, लेकिन ये लेके मैं जाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा कि विदेश का अनुभव जानना चाहिए कि क्या है यहाँ। मुझे याद है कि उस ज़माने में हमें फॉरेन एक्सचेंज की कठिनाइयाँ थी भारत में। तो आपको $8 मिलते थे। उस ज़माने $8 तो 60 रुपये भी नहीं थे, मेरे ख्याल में साढ़े 7 था $1 का, तो करीब 60 रुपये दे के आपको $8 मिलता था, और $8 में आप जाते थे विदेश। तो मुझे याद है कि जब मैं हवाई जहाज़ से उतरा, एक बड़ा पोर्टर आके, एक काला आदमी था, मेरा सूटकेस दे, मैंने कहा नहीं मैं मैनेज करूँगा। छोड़ो मैं करूँगा। और मुझे वो $8 से $1 उनको देना पड़ा। तो मैंने कहा कि आज का एक खाना कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बंदा मेरा सूटकेस से उठ के चला गया उस किस्म की सोच से। तो मैं अमेरिका चला गया और वहाँ भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलने का ये मौका मिला। और मेरा ये बहुत डर था कि स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूअल नहीं करेंगे, और नेचुरली मुझे रहने का, तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करके मैं 3 डिग्री ले लिए 3 साल में वहाँ। कौन कौन से डिग्री लिया? तो एक तो MA था जो मैं 1 साल में ख़त्म कर दिया, दूसरा तो एक MALD MPhil के जैसे लॉ एंड डिप्लोमेसी के बारे में, और तीसरी मेरी PhD। और ये सब करके मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड साबित किया उस इंस्टीट्यूशन में, द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी,
जो आजकल वो कहते हैं कि ये कभी तोड़ दे सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस मैंने उपयोग किया ये इतने शॉर्ट टाइम पे करने के लिए, वो एक्सेप्शन सारे वो लोग रिमूव कर दिए हैं। कहते हैं कि ये कैसे हमने 22 साल का एक लड़का को पीएचडी दिया, ये कभी नहीं हो सकता भविष्य में। तो इसलिए वो सारे नियम को वो लोग बदल दिया और अभी किसी और को नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे 22 साल को एक पीएचडी मिलके मैं फ्रेशर तो 22 साल में आप डॉक्टर शशि थरूर हो गए। जी। लेकिन कॉलेज के ज़माने में आप क्या शरारतें करते थे, ये मुझे लगता है कि पवन जी बता सकते हैं हमें। शायद बता सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फ़र्क, एक बड़ा अंतर था हमारे कॉलेज में। मैं तो कॉलेज में ही रहता था, रेजिडेंस जैसे कहते थे। पवन दिल्ली में रह के क्लासेस के लिए आते थे। तो कॉलेज की शरारतें ज़्यादा होती थी जब ये डे स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाते थे, और हम लोग रेजिडेंस में क्या कुछ करते थे उसमें है शरारतें। जैसे मैं तो हमारे एक ह्यूमरस सोसाइटी थे पीजी वुडहाउस के नाम पे, वुडहाउस सोसाइटी। वो तो कुछ साल पहले किसी ने शुरू किया था, फिर वो इनएक्टिव बन गया था। तो जब मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं रिवाइव करें, तो मैं और 3-4 दोस्तों के साथ वुडहाउस सोसाइटी को रिवाइव किया मेरे सेकेंड ईयर में। और वहाँ हमने क्या किया कि मिमिक्री कंपटीशन, ह्यूमरस स्पीच कंपटीशन और एक प्रैक्टिकल जोक कंपटीशन भी कर दिया। हमें एक इतिहास का एक टीचर था जो द्विवेदी साहब, जो टीचर्स के मतलब कम्युनिटी में बहुत शरारती उनकी थी। तो मैं सोचा कि उनको अगर फैकल्टी एडवाइज़र बना दे तो वी कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनको फैकल्टी एडवाइज़र बना दिया। और हमारे प्रैक्टिकल जोक कंपटीशन का ये नियम था कि कोई भी प्रैक्टिकल जोक करें तो पहले द्विवेदी साहब का क्लियरेंस लेके उसके बाद कर सकते हैं। तो ऑल अप्रूव्ड जोक्स। तो इसमें से वी हैड ग्रेट ट्रेडिशन स्टार्टेड। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि प्रैक्टिकल जोक वीक वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ रेजिडेंशियल लाइफ। एक दो एग्जांपल आप बताइए, कैसे शरारतें की आपने। देखिए मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक जो मैंने नहीं किया, मैं विक्टिम था। मेरे थर्ड ईयर में मैं था यूनियन का प्रेसिडेंट। मैं चुनाव जीत के, मेरा पहला चुनाव मैं जीत के कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट था। तो हमारे कॉलेज में कुछ नियम थे, गेट्स बंद होते थे मेरे ख्याल में 7 बजे शाम को या 8 बजे। पवन को याद है 7 या 8 बजे गेट्स बंद हो जाते थे। तो करीब रात को 9 बजे एक सीनियर आता था, हम भी थर्ड ईयर पे थे, थर्ड ईयर वाज लास्ट ईयर इन दोस डेज, और कहने लगा कि देखिए मेरे साथ एक लड़की है, आप उसको कैसे भी, मैं उनको कॉलेज से नहीं निकाला तो मुझे एक्सपेल किया जाएगा कॉलेज से, मुझे मदद करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो मैं प्रेसिडेंट हुआ, मुझे जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो कैसे उसको कैसे लेके आइए और मुझे दिखा दो ये लड़की कहाँ है, कौन है। मैं सोचा कि शायद कोई और कॉलेज की लड़की आई होगी चाय पीने के लिए और रह गया होगा लेट। ये तो एक कोट अनकोट लड़की को लेके स्कर्ट पहन के, बहुत लाल लिपस्टिक ये वगैरह, बड़े विग वगैरह और सब करके ठीक किस्म की लड़की नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि इनको अभी बाहर करना है। मैंने कहा सही बात है, तुमको इनके साथ देखा तो ज़रूर एक्सपेल किया जाएगा, मैं तुझे बिल्कुल सुरक्षित नहीं रख सकेगा। तो हमने बहुत कोशिश किया कि जाके गेट कीपर को ज़रा सा 2 मिनट के लिए किसी को निकलना है कहेगा, ये सब कोशिश करते हुए लोग हंसने लगे कि वी हैव मेड अ जोकर आउट ऑफ यू। और ये लड़की का विग उतारा, स्कर्ट उतारा, एक फ्रेशर था हमारा कॉलेज का। तो मतलब प्रैक्टिकल जोक तो उनके थे और विक्टिम मैं था और यही था एक उदाहरण। बहुत सारी चीज़ें थे। मेरे ख्याल में उस साल प्राइज़ उनको ही मिला, क्योंकि अभी कॉलेज प्रेसिडेंट को इतना बेवकूफ़ कर दिया। कई बार आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके लिए हम सबको डिक्शनरी देखनी पड़ती है। तो आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? देखिए, पढ़ते हुए सीखा। और हमारे शायद सेंट स्टीवंस कॉलेज में, ये 50 साल पहले की बात है, लोग तो काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। तो हमारे जो शब्द मैं यहाँ आजकल राजनीति में इस्तेमाल करके मुझे ऐसे आरोप मिलता है, वो तो हमारे कॉलेज डिबेट्स में भी हम इस्तेमाल करते थे। जैसे शायद आपको याद रहेगा कि एक बार रजत का एक दोस्त है दूसरा चैनल का, वो मेरे खिलाफ कई बकवास वाले प्रोग्राम निकाला। मैंने कहा दिस इज़ अ फरागो ऑफ
distortions, misrepresentations and outright lies. तो मैंने ये तो मैं तो सोचा कि ये सारे शब्द सब लोग को जानते होंगे. फरागो तो मैं कॉलेज पे डिबेट्स में इस्तेमाल कर रहा था जब दूसरे साइड के खिलाफ बोलना था कि वो लोग कह रहे हैं फरागो ऑफ मिस्टेक एंड अजम्पशंस, जो इस किस्म की बातें हम करते थे कॉलेज. लेकिन किसी को नहीं पता, सडनली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की एक ट्वीट आया कि 10 लाख लोग सडनली इस फरागो का मतलब ढूंढ रहे थे इंटरनेट पे. और पिछले 30 साल में 5 या 6 व्यक्तियों से ज्यादा कोई इसका मतलब नहीं ढूंढा था. तो ये 10 लाख क्यों आ गए? तो लोग उनको जवाब दे रहे थे कि भारत में एक राजनेता ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए हम सब जानना चाहते हैं. लेकिन मैंने सुना कई बार आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको वो बाद में डिक्शनरी में इंक्लूड कर लेते हैं. नहीं, देखिए ये होने के बाद मैंने जो सोचा कि कभी कभी मजाक भी उड़ा सकते हैं हम बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल. अगर लोग कहने लगे कि ये बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करने का आदमी है तो मैं क्यों नहीं करूं. तो आपको शायद याद होगा कि एक बार एक मुख्यमंत्री जो हमारे साथ चुनाव लड़के जीता हुआ था, वो एक दिन, पवन मेरे साथ था उस दिन, मैं उनको याद दिलाता हूँ, एक दिन हमारे पार्टी छोड़ के भाजपा के साइड चले गए. तो मैंने उस दिन एक ट्वीट किया कि वर्ड ऑफ द डे, और मैंने एक लफ्ज़ जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता था लेकिन मुझे पता था, मैं लुकअप करके स्नॉलीगॉस्टर. डेफिनेशन: a shrewd, unprincipled politician. First use, USA 1848. Latest use today. मैं ना किसी का नाम लिया, ना किसी का जगह बोला, ना वो राज्य का नाम बताया, लेकिन सब लोग समझा मैं क्या बोलना चाहता था. तो इस किस्म दूसरा मौका था कि मेरे पब्लिशर्स में मैंने एक किताब लिखा था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. वो तो अभी अवेलेबल होने वाला था. कहा कि आप ट्विटर पे अनाउंस कीजिए आपके सामाजिक माध्यम में कि ये किताब अभी अवेलेबल है. तो मैंने लिखा, दिस बुक इज मोर देन जस्ट एन एक्सरसाइज इन फ्लॉक्सिनोसी निहिलिपिलिफिकेशन. और वो सही है कि वो सारे डिक्शनरीज में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो मजाक के लिए करीब 150 साल 200 साल पहले कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये मजाक के लिए ये लैटिन के कई रूट्स को लेके एक नया शब्द बनाया हुआ था कि द एक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग और समवन एज वर्थलेस, कि ये बिल्कुल कोई भी काम पे नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है. इसी का किसी के लिए ये शब्द बना गया. इसी को कहते हैं शब्दों की शरारत. बिल्कुल. आपकी लाइफ पे कभी बायोपिक बनी तो उसमें कितनी हीरोइंस होंगी? अगर इस सीन दिखाई दिया तो आपके रोल में कोई तो आके बैठेगी ये प्रश्न पूछने के लिए बायोपिक में, तो कम से कम एक हीरोइन तो आ गई है. देखिए, मैं बताऊंगा, पहली हीरोइन तो मेरी माँ, जो आजकल भी मेरे साथ रहती है. 87 इयर्स की औरत है और जो बहुत और जिसके साथ मुझे काफ़ी मतलब तकलीफ़ें हुई थी. वो बहुत डिमांडिंग थी, जो भी मैं किया वो संतुष्ट नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं और करूं. और फिर अंत में अभी उनके इस एज तक पहुंच के हमारे जो आपस में जो क्या कहूं, जो इंटिमेसी आए हैं, जो इतने मतलब नज़दीकी आए हैं हमारे बीच में, तो मैं इवन 10 साल पहले मैं शायद इमेजिन नहीं करता था. तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है मेरी ज़िंदगी में, मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ. फिर नेचुरली मेरी 2 बहन भी है, और ये बहन एक तो 4 साल छोटी है, दूसरा 6 साल छोटी है, और ये दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़ी क्रिटिक्स भी है. तो उनके साथ में बढ़ गया हूँ, और हम तीनों 3 देश में हैं. एक तो लंदन में सेटल कर दिए, एक तो कैलिफोर्निया में अमेरिका में, और मैं यहाँ भारत में. फिर भी हम हर साल मिलते हैं, हर रोज़ हम टेक्स्ट करते हैं, हर रोज़ हम बात करते हैं. तो इस किस्म के जो बंधन है हमारे आपस में, ये भी मुझे बहुत स्पेशल है. ये भी हीरोइंस होंगे इस सिनेमा में.